नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2 उस पाठ के जो पाँच उस पुस्तक के जो 5 अध्याय हैं उनके क्वेश्चन आंसरों की चर्चा हम आज एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वो कौन कौन से पाठ हैं पहले उनके बारे में देखते हैं, फिर उन पाठ से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद में उन पाठों से आए हुए कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वो अध्याय है, पहला अध्याय है माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित। तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया द्वारा रचित। चौथा है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा रचित। और अंतिम 5वां जो अध्याय है वो है मैं क्यों लिखता हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे द्वारा रचित। तो हम इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ये भारत का संविधान दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 3 न्याय और ये 4-5 स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर इस शब्द को प्रतिष्ठित किया है। कौन से को? जो पहला दे रखा है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस शब्द को। दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाला है संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया है। कृतिका भाग 2 में 5 रचनाएं संकलित की गई हैं। 5 रचनाएं अपने कथ्य शिल्प और प्रस्तुति में विशिष्ट मानी जाती है। देहाती दुनिया और बहती गंगा जैसी कृतियां एक अलग तरह की विषय वस्तु और कथा शिल्प की प्रयोग धर्मिता के कारण साहित्य जगत में चर्चित रही हैं। इनके बारे में कहा गया है कि जिस तरह शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की बहती गंगा का कोई दूसरा मॉडल नहीं है, उसी तरह देहाती दुनिया भी अपने ढंग की अकेली औपन्यासिक करती है। इन रचनाओं से एक एक अंश संकलित किया गया है कि हमारे किशोर विद्यार्थी विशेष प्रकार की इन दोनों रचनाओं के माध्यम से हिंदी की समृद्ध लोक संस्कृति से परिचय प्राप्त कर सके। इसी तरह मधु कंकरिया का जो यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी, कमलेश्वर की कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक और अज्ञे का आत्मकथात्मक निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ। इनके माध्यम से विद्यार्थियों का विचार बोध प्रभाव बोध और भाषा बोध भी समृद्ध होगा। कहना न होगा कि ये 5 रचनाएं मिलकर विविधता और रोचकता से भरपूर साहित्य का एक नया संसार रचती है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ संकलित रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। सबसे पहला अध्याय है माता का अंचल। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है।
शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। दूसरा अध्याय है जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। मुहावरा है ना, नाक कटना मतलब इज्जत मिट्टी में मिलाना। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं। नाक कटना, नाक काटना आदि प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आक्रमण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़े। महानगरों की भाव शून्यता, भाव भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशेषता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ भी यह बताना ही नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं के से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। फिर अगला अध्याय है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी मानी जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं, जिसमें से एक झांकी है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। हे राम, इसी स्थान पर मेरी झूलनी नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। काशी की बेफिक्री, अक्खड़ बोली वाणी का अपना एक रंग है और इसी रंग से विद्यार्थी को रूबरू कराने के लिए ये कहानी संकलित की गई है। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा में यथार्थ और आदर्श दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियों और उदात्तताओं की अभिव्यक्ति है और यह सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है। गोनहारिन परंपरा, दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है, जो संगीत में उसका प्रतिद्वंदी था, विरोधी था। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होने वाला यह प्रेम गोपन भी है और प्रकट भी, मानवीय भी है और अति मानवीय भी, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है।
लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कृष्ट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। अंतिम जो 5वां अध्याय है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है। अज्ञे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध में ये बताया कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह काल्पनिक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। अब हम शुरू करते हैं इस पुस्तक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थ और उनके क्वेश्चन आंसर। पहला पाठ है माता का अंचल या आंचल, शिव पूजन साय द्वारा रचित है। तो इसमें अंचल का अर्थ होता है वस्त्र का छोर और आंचल का अर्थ होता है दुपट्टे के दोनों छोर का भाग या पल्ला। दिक् का अर्थ होता है दिशा या तपे दिक् भी बोलते हैं। उत्तान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं जो माथे पर बनाई जाती हैं। गोरस होता है मट्ठा या छाछ। अफर भरपेट से अधिक, सानकर मिलाना, उबटकर सराबोर कर। कौर निवाला, चंदोआ मानी छोटा आशियाना। ज्योनार का अर्थ होता है दावत। अमोला का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। कनस्तर होता है पीपा। ओहार होता है पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा। घेनी होता है चरखी। मोट होता है चमड़े का थैला या चरसा। गराड़ी होता है रगड़ पड़ी लकीर। ढीठ होता है हठेला या शरारती। बटोही होता है राजगीर राहगीर। और कसोरे होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी होता है अरहर। और अथई होता है कुत्ते के शरीर पर चिपकने वाले कीड़े। मेहरी होता है पत्नी। चिरौरी होता है विनती। आगे है ओसारे का अर्थ बरामदा। अमनिया का अर्थ है साफ। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बाबूजी तारकेश्वर नाथ को क्या कहकर पुकारते थे, तो वो कहते थे भोलेनाथ। बाबूजी 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा की ओर चल पड़ते। क्यों? मछलियों को खिलाने के लिए। तारकेश्वर के पिता खट्टा चुम्मा किसे बताते थे, तो वो तारकेश्वर के बाएं गाल के चुम्मे को खट्टा चुम्मा बताते और दाएं वाल को मीठा बताते। तारकेश्वर नाथ की मैया भोजन करवा रही थी पक्षियों के नाम से बनावटी कोर बनाकर। कोई चिड़िया, कोई तोता, कोई मैना, इस आधार पर उनको भोजन करवा रही थी। मैया द्वारा अपने बच्चे का श्रृंगार किस प्रकार से किया गया, तो पहले उसको नहलाया गया, फिर सिर पर एक चुल्लू कड़वा तेल डाला, फिर सिर को बोंथ कर चोटी गूंदी, मतलब वो तेल सिर के बालों में रमा दिया, फिर उसकी चोटी बना दी, उस पर फूलदार लट्टू बांध दिया, नाभि व माथे पर काजल का टिक्का लगाया ताकि किसी की नजर ना लगे, रंगीन कुर्ता पहनाया और ऊपर टोपी पहनाई। अध्यापक मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाना शुरू किया था, तो बेजू नाम का एक ढीठ लड़का था, उसने सबसे पहले उनको चिढ़ाना शुरू किया। जब बच्चों ने चूहों के बिल में पानी डाला तो उससे क्या निकला, तो उससे एक सांप निकला। सांप के डर से तारकेश्वर नाथ छुप गए थे। दौड़कर वो घर गए और मैया के आंचल में छुप गए। तो ये पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। अब दूसरा अध्याय है जोड़ पंचम की नाक। इसके रचयिता कमलेश्वर हैं।
सेक्रेटरी सचिव और सेक्रेटेरिएटर होता है सचिवालय। बावर्ची रसोइया। बैसाखता स्वाभाविक रूप से। नादनीनो कोमलांगी। लाट होता है खंबा या मूर्ति। मशवरा सलाह है। खीर खवा है भलाई चाहने वाला। बदहवास अचेत अचकचाया चौंक उठना। दारोमदार कार्यभार लानत फटकार। हिदायत आदेश हैरत अंगेज आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है मसला समस्या हुक्काम अधिकारी वर्ग बुत प्रतिमा। पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय का अखबारों में आने की चर्चा हो रही थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो अपने पति सहित हिंदुस्तान आ रही थी। रानी का दर्जी क्यों परेशान था? तो रानी का दर्जी इसलिए परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल दौरे पर किस समय कौन सी ड्रेस पहनेगी, तो वो इसलिए चिंतित था। रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था, तो वो हिंदुस्तान से उसका कपड़ा मंगवाया गया था। रानी 5000 का रेशमी सूट पहनकर कौन से हवाई अड्डे पर उतर रही थी, तो वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगे। क्लर्क ने कहा फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं का आशय है कि किसी फाइल में भी मूर्ति के पत्थर का जिक्र नहीं है कि वो उस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और मूर्ति वाला पत्थर खोज लाऊंगा, ये कहा था मूर्तिकार ने। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो मूर्ति वाला पत्थर क्यों नहीं? मूर्तिकार ने जब मूर्ति का पत्थर विदेशी बताया तब सभापति ने ये बात कही थी। दूसरी बार मूर्तिकार देश दौरे पर निकला ताकि भारत में लगी किसी नेता की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम के लगाई जा सके। देश की परिक्रमा करने के बाद भी निराश मूर्तिकार ने जवाब दिया कि सभी मूर्तियों की नाक इस मूर्ति की नाक से बड़ी है। सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित थी, वो थी बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने। अंत में मूर्तिकार ने सभापति को क्या सुझाव दिया कि मूर्ति के जिंदा नाक लगाने का। जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी, वो दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट के पास निर्मित थी। जॉर्ज की मूर्ति के आसपास पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। मूर्ति के जिंदा नाक लगने की खबर देश के अखबारों में नहीं छपी, ना ही किसी प्रकार के कोई उद्घाटन की खबर थी, ना स्वागत समारोह की खबर थी, ना सभा किसी की भी नहीं हुई थी कि उस मूर्ति की नाक के बारे में कुछ नहीं छपा था। तो ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अब तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके रचयिता है मधु कांकरिया। साना का अर्थ है छोटे, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अतीन्द्रियता का अर्थ है इंद्रियों से परे। रकम का अर्थ होता है तरह। पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा। शिद्दत तीव्रता, तंद्रिल थकावट युक्त। अभिशप्त शापित, चेवरेती चलते रहो, बचना छलना। वर्बिला बड़े पेट वाला, संक्रमण, मिलन, रामरोत्सव, छाया जन्नत स्वर्ग, वृत्ति मन की दशा जीविका, अभिभूत मुग्ध, आबो हवा पर्यावरण, वजूद अस्तित्व, मियाद अंतिम समय। लेखिका व अन्य सैलानी पर्यटन स्थलों पर कब गए थे? वो गए थे अप्रैल में। लेखिका ने इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का सुंदर शहर बताया गंगटोक को। साना साना हाथ जोड़ सुबह की प्रार्थना के बोल लेखिका ने सीखे थे एक नेपाली युवती से। लेखिका के पर्यटन होटल की बालकनी से दिखाई दे रहा था हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा दिखाई दे रही थी, मगर उस टाइम मौसम साफ नहीं होने की वजह से लेखिका को वो दिखाई नहीं दी। गंगटोक से युमथांग की दूरी थी 149 किलोमीटर। लेखिका के सैलानियों के दल का ड्राइवर कम गाइड कौन था? जितेन नार्गे, जो एक नेपाली युवक था।
जितेन ने युमथांग पहाड़ी पर फहरा रही बौद्ध पताकाओं के बारे में क्या बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर ये लोग 108 श्वेत पताकाएं तथा नए कार्य की शुरुआत के लिए ये रंगीन पताकाएं इस पहाड़ पर फहराते हैं। जितेन ने कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खेबमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक कुटिया में घूम रहे धर्मचक्र के बारे में जितेन ने क्या बताया कि इस धर्मचक्र को घुमाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, कि जो भी इसे घुमाएगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। जितेन ने पहाड़ी स्कूली बच्चों के बारे में बताया कि ये 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं और शाम को जैसे ही टाइम मिलता है तो ये अपने जानवरों को चराने के लिए भी पहाड़ पर जाते हैं। युमथांग पहुंचने से पहले लेखिका का दल रात को कहाँ रुका था? वो रुका था लायुंग में। लायुंग में रात को होटल में नृत्य करने वाली लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कौन थी? वो थी मणि। लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था? आलू व धान की खेती तथा दारू का व्यापार। लायुंग सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर था? तो वो था 14,000 फीट की ऊंचाई पर। लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर क्या था? तो वो था कटाव। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव के बर्फीले दृश्यों को देख लेखिका ने जितेन से क्या कहा? राम लोत्सो, मतलब ये बहुत अच्छा है। लेखिका ने मिल्टन की कविता में पढ़ा था कि कटाव की सुंदरता देखकर शैतान भी ठगा सा रह गया था और वह दूसरों के अमंगल करने की वृत्ति भूल गया था। युमथांग में चिप्स बेचने वाली सिक्किमी युवती ने लेखिका को बताया कि मैं इंडियन हूँ। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताई? कि वे केवल पूर्णिमा की रात को ही भौंकते हैं। जितेन ने खेदुम के बारे में क्या बताया कि यह 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ जो गंदगी करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते बल्कि यहाँ की साफ सफाई रखते हैं। जितेन ने लेखिका को गंगटोक का असली नाम क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि इसका नाम गंगटोक ना होकर गंगटोक है, अर्थात गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का विचार आया, तो ये आया भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको गद्य से संबंधित कक्षा 9, 10, 11, 12 इस सभी के गद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनके शब्दार्थ और वन लाइनर के आंसर आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और पद्य से संबंधित अध्याय देखने के लिए, कविता के शब्दार्थ और कविता का भावार्थ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको पद्य से संबंधित अध्याय मिल जाएंगे कक्षा 9 से 12 तक। अब है चौथा अध्याय, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा रचित। झूलने का अर्थ झूमर, आदमकद, आदमी के आकार का, भुजदंड, लंबा हाथ, अबरवा, बहुत बारीक मलमल, दुक्कड़, शहनाई के साथ तबले के समान बजाए जाने वाला बाजा। कजली, भादो मास की तीज पर गाया जाने वाला एक लोकगीत। ऐने ऐने स्त्रय, गौनहारिन, गाने का पैसा करने वाली। विलोल, चंचल, रंग उतरना, रौनक घटना, कायल, प्रशंसक, कोर दबना, लिहाज करना। वकोट, नौथना, दरगोड़ा, पैरों से रौंदना। अगोरलन, रखवाली। सरबौला, बढ़ चढ़कर, करकशा, झगड़ालू, अस्ताचल। सूर्यास्त होने का काल्पनिक पूर्वत, अमन, शांति, तीर्कमान होना, लड़ने के लिए तैयार होना। उद्भ्रांत, हैरान, आविर्भाव, प्रकट होना। मुखबर, वह मुलाजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाता है। डाका, लांघना, कलई, रांगा,
लेप या मिथ्यावरण, बटलोई, पतीली, मजलिस, सभास्थल, छेड़ना, बिखरना। इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दनादन दंड कौन लगा रही थी? तो वो लगा रही थी दुलारी। टुन्नू ने होली के अवसर पर दुलारी को भेंट की गांधी आश्रम में बनी हुई खद्दर की एक साड़ी। दुलारी ने टुन्नू की साड़ी फेंककर उसे भला बुरा सुनाया, मगर बाद में पश्चाताप होने पर क्या किया, उस साड़ी को चूमने लगी और अपने सीने से लगाकर संदूक में रख दिया। दुलारी की टुन्नू से पहली मुलाकात कब हुई थी? भादों में तीज के अवसर पर, जब गोदवा बाजार में वह गायन सभा कर रही थी। दुलारी की गायन शैली की विशेषता क्या थी? कि वो पद्य में ही सवाल जवाब करती थी। दुलारी के सामने बदरडीहा वालों ने गायन के लिए किसे उतारा था? तो वो उतारा था 16-17 वर्षीय टुन्नू को। टुन्नू के पिता क्या करते थे? तो टुन्नू के जो पिता थे वो सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, घर घर जाकर श्राद्ध व विवाह करवाते थे। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। टुन्नू ने अपना उस्ताद किसे बनाया? तो भैरो हेला को उन्होंने अपना उस्ताद बनाया था। फेंकू सरदार टुन्नू को लाठी लेकर मारने क्यों दौड़ा? जब टुन्नू ने गायन सभा में दुलारी के लिए पद्य भाषा में असभ्य शब्दों का प्रयोग किया, मगर तब वो लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा, मगर दुलारी ने उसको बचा लिया। तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, ये धोतियों का बंडल क्यों लाए हो यहाँ? तो दुलारी ने फेंकू सरदार को ये बात कही थी। जलाने के लिए विदेशी कपड़ों का संग्रह करने वाला दल भैरव नाथ की गली से गुजरा तो दुलारी ने खिड़की से फेंका मैनचेस्टर व लंका शहर मिलों से बनी नई धोतियों का बंडल। इसको एक भी दिन अभी तक पहना भी नहीं गया था। जुलूस के पीछे चलने वाली खुफिया पुलिस का रिपोर्टर था अली सगीर। पुलिस रिपोर्टर ने दुलारी की खिड़की में झलक देखी कि पुलिस मुखबर फेंकू सरदार की। जो फेंकू सरदार था वो पुलिस मुखबर था। फेंकू सरदार के आने से पहले झिंगूर, जो 9 वर्ष का बालक था, उसकी माँ ने दुलारी की कोठरी से निकलते हुए किसको देखा था? टुन्नू को देखा था। झिंगूर ने दुलारी को क्या समाचार दिया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला, वह उसकी लाश को भी उठाकर ले गए हैं। पुलिस जमादार अली सगीर के बूट की ठोकर से टाउन हॉल में किसने दम तोड़ा? तो वो तोड़ा टुन्नू ने। जब दुलारी झिंगुर के साथ टाउन हॉल के लिए घर से निकली, तब दरवाजे पर उनको कौन मिले? तो थाने के मुंशी व फेंकू सरदार मिले थे। 6 अप्रैल की रात को अमन सभा का समारोह कहाँ हुआ था? टाउन हॉल में। प्रधान संपादक ने शर्मा जी से कहा कि आप ये अलिफ लैला की कहानी लिख के लाए हो, इसे कौन छापेगा व कहाँ पर छापेगा? तो अलिफ लैला की कहानी कौन सी थी? टुन्नू और दुलारी की प्रेम कहानी थी। नेक्स्ट अंतिम लेसन है, मैं क्यों लिखता हूँ, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा रचित है। अभियंत्र का अर्थ होता है अंदरूनी, तकाजा का अर्थ मांग, आग्रह, उन्मेष, प्रकाश, बखानना, सराहना, निमित्ति, कारण, सैद्धांतिक, सिद्धांतों पर चलने वाला या तांत्रिक। रुद्ध, बंद हो गई, ट्रेजेडी, दुखांत या विपत्ति, प्रसूत, उत्पन्न। लेखक लिखना चाहता है अपनी आंतरिक व्यवस्था की मुक्ति के लिए, तटस्थ होकर देखने व पहचानने के लिए। कृतिकार बाहरी दबाव को काम में लेते हैं, सहायक यंत्र की तरह, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। लेखक ने एक कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज किसे माना है? तो वो माना है अनुभूति को। अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति जो है वो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। जापान का शहर जहाँ परमाणु विस्फोट हुआ था वो था हिरोशिमा। भारत में लेखक ने रेलगाड़ी की यात्रा के दौरान कविता लिखी थी, तो वो कविता इन्होंने लिखी थी हिरोशिमा। तो इसी के साथ ये 5वां अध्याय
समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा